हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन का कंसेप्ट स्टडी किया था। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, तो आई होप वो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस के ऊपर। स्पेशली जो आज हम प्रॉब्लम करने वाले हैं वो आपकी कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम पर डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी है, तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो आपको गिवन है वाई टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से टी ई की पावर माइनस टी माइनस टाउ एक्स टाउ डी टाउ। ये आपको यहां पर प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम पे गिवन है, ये प्रॉपर्ली मेंशन है, ठीक है। ये आपको मेंशन है फॉर अ एलटीआई सिस्टम रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट इज गिवन बाय। आपको साफ साफ प्रॉब्लम में मेंशन है कि जो आपका इनपुट है वो क्या है, आपका वो है xt, और जो आपका आउटपुट है वो क्या है, आपका yt है, ठीक है। एलटीआई सिस्टम के लिए ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशनशिप गिवन है यहां पर। अब यहां पर आपसे तीन प्रॉब्लम्स पूछा है। पहली प्रॉब्लम है डिटरमाइन द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, मतलब ht आपको पता ही है। सेकेंड प्रॉब्लम आपसे पूछी है डिटरमाइन आइगन वैल्यू ऑफ द सिस्टम एंड प्रूफ दैट xt is equal to e की पावर st is a आइगन फंक्शन। दैट मीन्स आपको क्या करना है, e की पावर st को आइगन फंक्शन प्रूफ करना है और उसके बाद इस आइगन फंक्शन के लिए आपको इस आइगन फंक्शन के रेस्पेक्ट में आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। और जो थर्ड है क्वेश्चन आपका वो ये है कि डिटरमाइन आइगन वैल्यू बाय यूजिंग पार्ट वन, ठीक है। तो यहां पर अब क्या क्या क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा आपके लिए रिपीट कर देता हूं। देखिए, आपको yt और xt में रिलेशनशिप गिवन है, आप देख सकते हैं एलटीआई सिस्टम के लिए। आपको पहली प्रॉब्लम बोला है कि आप इंपल्स रिस्पांस निकालो, दैट मींस आपको ht निकालना है। क्लियर है पॉइंट, पहली प्रॉब्लम क्लियर हो गई। सेकंड प्रॉब्लम आपको बोल रहा है कि xt इज इक्वल टू e की पावर st है, तो आपको e की पावर st को आइगन फंक्शन प्रूफ करना है और उसी के रिलेटेड आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आइगन वैल्यू जो आप कैलकुलेट किए हो ना सेकंड पार्ट में, वैसे ही आपको थर्ड पार्ट में दोबारा कैलकुलेट करनी है, लेकिन इस बार इसे आइगन फंक्शन प्रूफ करते हुए नहीं करना है। जो पार्ट वन का जो रिजल्ट है ना उसका यूज करके आपको सेम आंसर अचीव करना है जो आपने पार्ट टू में अचीव किया होगा। क्लियर है पॉइंट, मतलब जो आपने ht अचीव किया है ना पार्ट वन में, उसका यूज करके आप आइगन वैल्यू दोबारा निकाल लो जो कि बिल्कुल मैच करनी चाहिए जो पार्ट टू का आंसर आया होगा आइगन वैल्यू का, ठीक है। तो अभी आप देखो सॉल्यूशन में अच्छे से देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है ht, वो आपका कहीं से भी रिलेटेड नहीं है आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन से जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया। ये नॉर्मल आपको इंपल्स रिस्पांस निकालना है। तो देखो, हमने जब इंट्रोडक्शन टू एलटीआई सिस्टम पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आप इनपुट को इंपल्स के इक्वल पुट करते हो, मतलब जब आप xt को डेल्टा t के इक्वल पुट करते हो, तो हमने प्रूफ किया था कि जो yt था वो ht के इक्वल आया था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इनपुट जो है वो इंपल्स इनपुट ले लो तो जो आपका रिस्पांस है वो हमेशा इंपल्स रिस्पांस आएगा। तभी तो हम ht को इंपल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम बोलते थे, ये नाम ही मैंने आपको वहां से दिया हुआ है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट याद नहीं है तो उस लेक्चर को एक बार आप फॉलो कर सकते हो। तो यहां पर अब आप देखो, अगर हमारा टारगेट यहां पर ht निकालने का है तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए ht इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से t e की पावर माइनस टी माइनस टाउ एक्स टाउ। बेसिकली जब भी आप xt की जगह डेल्टा t पुट करोगे तो yt ht बनेगा। तो yt ht बन गया, इसका मतलब आपने xt की जगह क्या पुट किया है, डेल्टा t। लेकिन यहां पर xt यूज नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर ना इंटीग्रेशन टाउ के रेस्पेक्ट में है ना, इसलिए यहां पर क्या यूज हो रहा है, एक्स टाउ। इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमें प्रॉब्लम में गिवन है, तो जो गिवन है वैसा ही चलना पड़ेगा। अपनी मर्जी से कोई नया फॉर्मूला नहीं ले सकते हो जब भी प्रॉब्लम में रिलेशनशिप गिवन हो। तो एक्स टाउ गिवन है, तो xt डेल्टा t था, तो एक्स टाउ क्या हो जाएगा, डेल्टा टाउ हो जाएगा। अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, हमने
इंपल्स की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी बहुत बार पढ़ रखी है, बहुत बार यूज की है, तो आई होप अब आप लोगों को याद हो गई होगी। तो यहां पर अगर आप इंपल्स की इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो आप देखो ध्यान से क्या होगा, टाउ के रेस्पेक्ट में है, ध्यान देना। तो डेल्टा टाउ माइनस टाउ नॉट, तो टाउ नॉट की वैल्यू यहां पर कितनी है, 0 है, ठीक है। और जो भी डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, एक्स टाउ होगा। टी मत सोचो, हम फॉर्मूला टी के फॉर्म में याद रखते हैं ना, लेकिन यहां पे टाउ के फॉर्म में है। तो टाउ माइनस टाउ नॉट की वैल्यू 0 है, तो जो भी डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई है, जो भी फंक्शन है उसमें टाउ नॉट की वैल्यू पुट कर दो, मतलब टाउ की जगह टाउ नॉट पुट कर दो, वही आपका आंसर होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, देखो e की पावर माइनस टी माइनस टाउ में आपको क्या पुट करना होगा, टाउ माइनस टाउ नॉट, तो टाउ नॉट की वैल्यू 0, तो आपको पुट करना होगा टाउ की वैल्यू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो मैं फिर से बोलूंगा, मैं बहुत सारे लेक्चर में बोल चुका हूं कि जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, जो बेसिक्स ऑफ सिग्नल हमने पढ़ा है, उसको आपको थ्रू आउट द सिलेबस साथ लेकर चलना ही होगा। उसको आप बार बार देख नहीं सकते हो पीछे जाकर, आपको अच्छे से बैठ के 2 दिन लगा लेने हैं और वो पूरा का पूरा अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, कंसेप्ट के साथ, रटना नहीं है। तो यहां पर e की पावर माइनस टी तो आ जाएगा, लेकिन मैंने जब आपको इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इंपल्स की, तो एक और बात आपको बताई थी। वो क्या बताया था आपको कि ये जो टाउ नॉट होना चाहिए, टाउ माइनस टाउ नॉट यहां पे क्या है, 0, वो आपका इस लिमिट के रेंज में आना चाहिए, तभी आंसर आपको मिलेगा, अदरवाइज आंसर 0 मिल जाएगा। तो माइनस इंफिनाइट से टी की रेंज में टाउ नॉट क्या आएगा, क्या 0 आएगा? तो देखो वो डिपेंड करेगा टी की वैल्यू पर। अगर टी की वैल्यू आपकी लेस देन 0 हो गई, मतलब मान लो टी की वैल्यू -1 है, तो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में टाउ नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर उसे रेंज में आना है तो टी की वैल्यू जो है आपकी वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर आप लिख सकते हो टी शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना है कि अगर वो 0 या 0 से बड़ा नहीं होगा तो वो रेंज में नहीं आएगा। टाउ नॉट की वैल्यू जो है वो इसकी रेंज में आनी चाहिए, आपकी जो लिमिट्स होती है। क्लियर? सो यहां पर ये आंसर भी बहुत मैटर करेगा, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। उसके बाद अब अगर आप देखोगे यहां पर, तो ht हमने पहला प्रॉब्लम अचीव कर लिया। सेकंड प्रॉब्लम देखो, आपको xt इक्वल टू e की पावर st को क्या प्रूफ करना है, आइगन फंक्शन। तो आइगन फंक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है, कैसे प्रूफ करते हैं। आपको सिंपली yt को xt के फॉर्म में लेकर आना है वापस से, ठीक है ना। आइगन फंक्शन या आइगन वैल्यू का कंसेप्ट क्या था कि अगर आपका yt जो है वो a ऑफ xt आ जाए, तो जो a है वो आइगन वैल्यू कहलाता है और जो xt है वो क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन। आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हो। तो देखो यहां पर yt इक्वेशन क्या दिया हुआ है, माइनस इंफिनिटी से t e की पावर माइनस टी माइनस टाउ x टाउ। तो आपको क्या पुट करना होगा, xt की वैल्यू क्या है, e की पावर st है, तो आप क्या पुट करोगे, e की पावर s टाउ d टाउ। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, मैंने जब प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दिए थे आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन के, तब भी मैंने ये पॉइंट बहुत बार हाईलाइट किया था कि जब एग्जाम में आपको रिलेशनशिप गिवन होगा ना आउटपुट इनपुट के बीच में, तब आप अपनी मर्जी से कॉन्वोल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। तब आपको फिर जो रिलेशनशिप गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। लेकिन जब रिलेशनशिप ना गिवन हो और LTI सिस्टम गिवन हो, आपको ऑब्वियस सी बात है वो तो गिवन होना ही चाहिए, तब फिर आप LTI सिस्टम का नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन वाला फॉर्मूला जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये आपने जो yt लिखा, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका टाउ के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब e की पावर माइनस टी आपका बाहर आ जाएगा। तो e की पावर माइनस टी को बाहर कर दो, अंदर क्या बचेगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर टाउ इंटू e की पावर एस टाउ, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो एक पावर थी e की पावर टाउ की, एक थी e की पावर एस टाउ की। तो यहां से अगर आप टाउ कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, s प्लस 1। अच्छे से क्लियर है, e की पावर टाउ इंटू e की पावर एस टाउ, ठीक है, टाउ कॉमन, तो ब्रैकेट में s प्लस 1 आपका बच गया। तो अब अगर आप यहां पर नॉर्मल इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पर आप देखोगे तो अभी तक सिर्फ e की पावर माइनस टी ही बाहर आया है,
अभी तक जो आपका yt है वो xt के फॉर्म में आ नहीं पाया है। xt कितना है, e की पावर st है। तो जब तक yt e की पावर st के फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक आप उसे आइगन फंक्शन नहीं बोल सकते हो। किसको, e की पावर st को। yt आइगन फंक्शन नहीं होता, xt आइगन फंक्शन प्रूफ हो सकता है। तो आप देखो यहां पर अगर हम नॉर्मल इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो आपका इंटीग्रेशन टाउ के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e की पावर टाउ s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान रखना टाउ के रेस्पेक्ट में है, s के रेस्पेक्ट में नहीं है। लिमिट क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेकर t। तो यहां पर अब अगर आप देखोगे तो अपर लिमिट जब पुट करोगे तो क्या आएगा, e की पावर t s प्लस 1। ध्यान रखना टाउ की लिमिट है ना, और जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो टाउ की वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस इंफिनिटी। तो ये क्या बनेगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी। मैंने आपको बहुत बार बोला है, फिर से बता रहा हूं, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, e की पावर प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, और e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको लोअर लिमिट पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, e की पावर t s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 और e की पावर माइनस टी जो बाहर था। तो आप देखो यहां पर जो आपको yt मिलने वाला है वो मिलने वाला है e की पावर माइनस टी जो आउटसाइड है। उसके बाद देखो s प्लस 1 जो आपका डिवाइड में है, और यहां पर क्या मिलेगा, e की पावर t और पावर में ही s प्लस 1। तो आप देखो ध्यान से, e की पावर t इंटू एस प्लस 1 है पावर में ना, तो जब आप इसको अलग अलग करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, e की पावर एस टी इंटू ई की पावर टी। ठीक है ना, अलग अलग किया जा सकता है इसको। तो इसको आप क्या लिखोगे, देखो e की पावर माइनस टी सब मल्टीप्लीकेशन में है, e की पावर एस टी इंटू ई की पावर टी डिवाइडेड बाय कितना होगा, s प्लस 1 होगा। तो e की पावर टी और e की पावर माइनस टी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बचेगा क्या, e की पावर एस टी अपॉन एस प्लस 1। e की पावर एस टी आ गया, yt में आपको e की पावर st ही तो चाहिए था ना। तो जैसे ही yt में e की पावर st आ गया, मतलब आपने प्रूफ कर लिया कि e की पावर st क्या है, आइगन फंक्शन, और e की पावर st के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में होगा वो कहलाएगी आइगन वैल्यू। तो यहां पर अगर हम बात करें आइगन वैल्यू की, वो आपकी आई है 1 अपॉन s प्लस 1। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये था पार्ट 2 जिसमें हमने e की पावर st को आइगन फंक्शन प्रूफ किया और उससे एसोसिएटेड आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब पार्ट 3 में क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपको वापस से आइगन वैल्यू 1 अपॉन s प्लस 1 ही अचीव करनी है फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन इस बार आपको जो यूज करना है वो नॉर्मल प्रूफ वाला मेथड यूज नहीं करना है। आपको जो आंसर 1 मिला है ना, ht मिला है, उसका इस्तेमाल करके आपको वापस से आइगन वैल्यू 1 अपॉन s प्लस 1 चाहिए। तो देखो जब भी आप ना लाप्लास टाइप के फॉर्मूले से डील कर रहे होगे, ठीक है, देखो यहां पर s है आपका e की पावर st है, तो उस केस में ht जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ht का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक बार लेकर देखो, आपको कुछ एक बहुत ही अलग सी चीज दिखाई देगी। देखो मैं चाहता तो पार्ट 2 में भी स्टॉप कर सकता था, क्योंकि आपको आइगन फंक्शन भी प्रूव हो गया और आइगन वैल्यू भी मिल गई, तो हमें पार्ट 3 करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा जैसा मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं क्यों करवा रहा हूं, ताकि आपके पास एक अल्टरनेट मेथड रहे अगर आप यूज करना चाहो तो हम क्या करेंगे, जो पार्ट 1 में हमें ht मिला था, ht ये आपको मिला है ht पार्ट 1 में, उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो जैसा मैंने बोला पार्ट 3 के लिए हम क्या करेंगे, जो पार्ट 1 में हमें ht मिला था, ये रहा ht आपका, उसका लाप्लास निकालेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लाप्लास का फॉर्मूला लिख के सिखाया था, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ht e की पावर माइनस st dt। ऑल्दो अभी तक हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टडी नहीं किया है सिग्नल एंड सिस्टम में, आगे जाकर हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो बेसिक इंटीग्रेशन तो हम परफॉर्म कर ही सकते हैं ना। तो हम करके देखते हैं। देखो ht आपको पता है, ये है, ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो। तो आप देखो t ग्रेटर देन 0 है लिमिट, इसका मतलब लिमिट कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अच्छे से क्लियर है। यहां पर देखो क्या मिलेगा, ht की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस टी, आप देख सकते हो, इंटू e की पावर माइनस एस टी डी टी। तो यहां पर अब अगर आप hs निकालने के लिए जाओ तो आप देखो पावर सेट हो जाएंगी फिर से,
तो कितना बचेगा माइनस, एक्चुअल में 0 टू इंफिनिटी है, तो 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि माइनस इंफिनिटी तो आप हटा चुके हो ना, t ग्रेटर देन 0 था, तो 0 टू इंफिनिटी e की पावर, अब क्या होगा देखो, अगर आप माइनस t कॉमन ले लो तो यहां बचेगा s प्लस 1 dt। फिर अगर आप यहां पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करो तो लिमिट तो 0 टू इंफिनिटी ही है, और यहां पर अब अगर आप देखो तो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में माइनस एस प्लस 1, ठीक है ना, e की पावर माइनस टी था इंटू एस प्लस 1 था, तो e की पावर का e की पावर ही होता है। फिर नीचे आपका क्या आ जाएगा माइनस साइन इंटू एस प्लस 1, ठीक है ना। क्या करते हो आप, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो नीचे t के रेस्पेक्ट में, तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो आंसर क्या बच जाएगा माइनस एस प्लस 1। तो आप देखो यहां पर अब अगर आप लिमिट पुट करने के लिए जाओगे तो अपर लिमिट कितनी है, इंफिनिटी है, तो आप देखो जैसे ही आप इंफिनिटी पुट करोगे यहां पे पहले से ही माइनस साइन है, e की पावर माइनस इंफिनिटी, मैंने अभी अभी आपको बताया था क्या होता है 0, तो अपर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा 0। लोअर लिमिट देखो, लोअर लिमिट क्या होगा 0, तो t की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे ये e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 क्या होता है 1, और देखो जब आप लोअर लिमिट पुट करते हो तो एक माइनस साइन लगाते हो ना, पहले से एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन s प्लस 1। अच्छे से क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो आप देख सकते हो 1 अपॉन एस प्लस 1 हमने पहले भी निकाला था आइगन वैल्यू, और अब भी हमारी निकल गई आइगन वैल्यू, तो ये एक्चुअल में आइगन वैल्यू ही थी, ठीक है ना। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला था कि आप ht का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर देखो। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। तो यहां पर सेकेंड प्रॉब्लम में आपको फिर से yt और xt में रिलेशनशिप गिवन है, yt इज इक्वल टू 1 बाई टी, t माइनस टी बाई टू, t प्लस टी बाई टू, एक्स टाउ डी टाउ, और तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सेम है, मतलब फिर से आपको एलटीआई सिस्टम के लिए गिवन है, xt इनपुट है, yt आपका आउटपुट है, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम्स है, जैसा मैंने बोला तीनों की तीनों प्रॉब्लम सेम है। पहला प्रॉब्लम ht है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि आपको xt इक्वल टू ई की पावर st को क्या प्रूफ करना है, आइगन फंक्शन एंड रिलेटेड आइगन वैल्यू निकालनी है, और थर्ड प्रॉब्लम क्या है, आइगन वैल्यू दोबारा निकालनी है बाय यूजिंग पार्ट 1। तो तीनों की तीनों प्रॉब्लम, सारी की सारी स्टेटमेंट सब कुछ सेम है, बस यहां पर डिफरेंस क्या है इस रिलेशनशिप में। एक बात ध्यान रखना, एक्स टाउ इनपुट नहीं है, इनपुट आपका एक्स टी ही है, चाहे पहली प्रॉब्लम हो चाहे दूसरी प्रॉब्लम हो। आप यहां पर फॉर्मूले में चूंकि एक्स टाउ यूज हो रहा है इसलिए एक्स टी की जगह एक्स टाउ पुट करोगे, बस और कुछ नहीं है। तो आपको गिवन भी है प्रॉब्लम में कि एक्स टी आपका इनपुट है, वाई टी आपका क्या है, आउटपुट है। तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको एक रिलेशनशिप गिवन है, अब इसका यूज करके हमें फिर से तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएं तो कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एच टी, तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर आपको एच टी निकालना है तो एक्स टी की वैल्यू क्या पुट कर दो, डेल्टा टी। तो जब भी आपका एक्स टी डेल्टा टी होता है, वाई टी किसके इक्वल हो जाता है, एच टी के। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, डेल्टा टाउ डी टाउ। अब आप ध्यान से समझना, यहां पर अगर आप देखोगे डेल्टा टाउ डी टाउ है। वैसे मैंने आपको पढ़ाया अगेन इंपल्स की प्रॉपर्टी में कि जो इंपल्स का एरिया होता है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कंटीन्यूअस टाइम में मैंने आपको स्टडी करवाया हुआ है। तो यहां पर एक्चुअल में तो आंसर आप डायरेक्टली बोल सकते हो 1 बाई टी है, लेकिन वो एरिया भी 1 बताऊं कब होता है, यहां पर भी एक्चुअल में इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ही अप्लाई होती है जो आप इंपल्स का एरिया देखते हो। यहां पर फिर से ऑब्जर्व करना, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है ना तो इस क्वेश्चन के बाद एक बार इंपल्स की प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लो, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी को, और एटलीस्ट अब से साथ लेकर चलना। तो आप देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे डेल्टा टाउ, टाउ के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, तो टाउ माइनस टाउ नॉट, टाउ नॉट की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि टाउ के साथ माइनस में कुछ भी नहीं है। तो जो टाउ नॉट 0 है ना वो आपका इस लिमिट में आना चाहिए, इसकी रेंज में आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो यहां पर भी आप आंसर नहीं लिख सकते हो, मतलब इंपल्स का एरिया 1 होता है। या अगर आप इसको इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी की तरह सोचोगे तो डेल्टा टाउ के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में 1 है,
तो जब 1 में टाउ नॉट की वैल्यू पुट करोगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए जो टाउ नॉट है वो इस लिमिट के रेंज में होना चाहिए। तो टाउ नॉट इस लिमिट की रेंज में होना चाहिए, उसके लिए टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल टी की आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए, स्मॉल टी की रेंज क्या होनी चाहिए, ताकि जो टाउ नॉट इक्वल टू 0 है वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट की रेंज में आ जाए। तो ध्यान से समझो, आपका आंसर आप लिख दोगे 1/t फॉर स्मॉल टी इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, वो आपको अब जज करना है। तो देखो टाउ नॉट की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब 0 को इस रेंज में आना चाहिए। आप देखो यहां पर कैपिटल टी आप जानते हो टाइम पीरियड को शो कर रहा होता है, कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखो अगर आपकी स्मॉल टी की जो वैल्यू है, स्मॉल टी की जो वैल्यू है, ध्यान से समझना है इसको, स्मॉल टी की वैल्यू अगर आपकी 0.5t होती है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा इसको, 0.5t अगर होती है तो ये भी आपका कितना है t/2 मतलब 0.5t है। तो आपकी जो लोअर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, देखो अपर लिमिट आपकी हो जाएगी 0.5t प्लस 0.5t, ये हो जाएगी कैपिटल टी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे टी की वैल्यू, मान के चलो अगर आप 0.51t तक लेकर चलते हो, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो लोअर लिमिट है 0.51t माइनस 0.5t, आपकी जो लोअर लिमिट है वो 0 से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ध्यान से समझते चलो ना, ये आपका 0.5t है और ये आपका 0.51t हो गया, तो लोअर लिमिट आपकी 0 से थोड़ी बड़ी हो गई, अपर लिमिट तो उससे बड़ी होगी क्योंकि t प्लस t/2 है, तो 0.51t प्लस t/2, तो वो तो कैपिटल टी से भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 0.5t है आपका वो क्रिटिकल पॉइंट है, उससे आप अगर थोड़ा भी बड़ा लेने जाओगे तो जो 0 है, टाउ नॉट की वैल्यू 0 है, वो इस रेंज में नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो हर हाल में क्या होना चाहिए आपका, हर हाल में ये होना चाहिए कि जो आपकी t की वैल्यू है वो 0.5t से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, t शुड बी लेस देन t/2। मैक्सिमम क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। इक्वल पे कितना आ जाएगा, 0.5t। जैसे मान लो अगर आप, मैंने लेस लिखा है ना, मान लो अगर आप 0.4t लेते हो, अगर आप t की वैल्यू लेते हो 0.4t, तो उस केस पे क्या होगा, देखो 0.4 माइनस 0.5, ये हो जाएगा माइनस 0.1, और अगर 0.4 होगा तो 0.4 प्लस 0.5 0.9, तो माइनस 0.1t से 0.9t, उसके बीच में 0 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये t क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए t/2 से। वैसे देखो अगर आप समझ सकते हो तो डायरेक्टली यहां पर समझ पाना बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के एग्जांपल ले लेके समझा रहा हूं। अब आप t लेस देन t/2 तो लिख लोगे, t किससे ग्रेटर होना चाहिए, ये लिमिट भी आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो अगर यहां पर मैं t की वैल्यू जो है माइनस 0.5t लेकर चलूं, तब आप देखो क्या होगा, आराम से देखना है ना, माइनस 0.5 मतलब माइनस t/2, माइनस 0.5t मतलब माइनस t/2। तो यहां पर आप देखो माइनस 0.5t और यहां पर भी माइनस 0.5t है, तो ये कितना बन जाएगा आपका, लोअर लिमिट आपकी बन जाएगी माइनस t। आप देख लो यहां पर इस सिचुएशन में जो आपकी लोअर लिमिट है वो कितनी बन जाएगी, माइनस t बन जाएगी, और जो आपकी अपर लिमिट है वो कितनी बन जाएगी, देखो माइनस 0.5t प्लस 0.5t कितनी बन जाएगी आपकी, 0 बन जाएगी, ठीक है। तो उस केस में आप देखो 0 आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। लेकिन अगर आप यहां पर t की वैल्यू जो है वो माइनस 0.51t भी अगर ले लेते हो, ध्यान रखना माइनस 0.5t से माइनस 0.51t, नेगेटिव साइड छोटी वैल्यू है ना, नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, नेगेटिव साइड जितना आपको बड़ा वैल्यू दिखाई देगा उतना ही छोटा है रियल में, तो माइनस 0.5t जो है वो बड़ा है माइनस 0.51t से, ठीक है। तो आप देखो जैसे आप ये लोगे तो जो आपकी लोअर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, आप देखो माइनस 0.5 माइनस 0.51, ये हो जाएगा माइनस 1.01t, और जो आपकी अपर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, देखो माइनस 0.51, और यहां पर क्या है प्लस 0.5 है, तो कितना बचेगा आपका माइनस 0.01t। इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब यह है
कि आपका जीरो शामिल नहीं हो पाएगा। -1.01 से -0.01 तक आप जाओगे, जीरो शामिल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि -0.50 वो क्रिटिकल पॉइंट है, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। देखो उससे जैसे ही छोटा किए आपका जीरो शामिल होना बंद हो गया, तो उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, आप यहां पर मेंशन करोगे कि जो स्मॉल टी है आपका वो -t/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या मैक्सिमम इक्वल हो सकता है। तो रेंज क्या होनी चाहिए, -t/2 से लेकर +t/2। क्लियर है पॉइंट। मैंने यहां पर आपको एग्जांपल ले लेके समझाया है। आप चाहो अगर थोड़ा भी कैलकुलेशन में डाउट होता है तो वीडियो को पॉज करके खुद से करके देख लो, या अगर डायरेक्ट समझ में आता है लिमिट्स क्या होंगी तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आप लोगों को ये लिमिट क्लियर हो गई होगी। हम यहां पे चेक क्या कर रहे थे, डेल्टा टाउ माइनस टाउ नॉट। तो टाउ नॉट क्या था, 0। टाउ नॉट हमेशा इस लिमिट में आना चाहिए था, तो वो तभी आएगा जब टी की रेंज यहां से यहां तक होगी। देखो एग्जाम में 1/t लिखना बड़ी बात नहीं है, उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है चारों ऑप्शन में ही 1/t हो, लिमिट अलग अलग होगी, तो यहां लिमिट निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप देखो जो सेकंड प्रॉब्लम है हमारी, सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोला है, xt = e⁻st। ठीक है, तो यहां पर अगर आप सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो ध्यान से देखना, आपको क्या करना पड़ेगा, yt को xt के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आप yt के इक्वेशन का यूज कर लो, तो कितना होगा, देखो yt = 1/t t - t/2 t + t/2 x टाउ करना है ना। तो क्या लिखोगे, e⁻s टाउ d टाउ। यहां तक क्लियर है अच्छे से। तो ये हमने इक्वेशन लिख दिया। अब हमें डायरेक्टली टाउ के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो हम बड़े आराम से यहां पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो अब अगर हम यहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए जाएं तो आप देखो क्या क्या आंसर आ जाएगा आपका। मैं डायरेक्टली यहां पे जा रहा हूं, तो देखो yt की आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/t, आपका आउटसाइड है, e⁻s टाउ का इंटीग्रेशन e⁻s टाउ, ध्यान रखना टाउ के रेस्पेक्ट में है, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, s। लिमिट क्या होगी, t - t/2 लोअर लिमिट, t + t/2 अपर लिमिट। तो यहां से अब अगर आप लिमिट्स पुट कर दो तो क्या आएगा, 1/ts आउटसाइड। और देखो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे, ध्यान रखना टाउ की जगह पुट करना है ना, तो e⁻s t + t/2, फिर आप लोअर लिमिट पुट करो तो e⁻s t - t/2। तो ये आपने यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। इसके बाद आपका टारगेट अभी भी वही है, yt को e⁻st के फॉर्म में आपको शो करना है। तो अगर आप देखोगे यहां पर 1/ts तो बाहर है, उसके अलावा देखो आपको पता है पावर्स हैं यहां पर, ऐड के फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में, तो उसको अलग अलग किया जा सकता है। e की पावर को e⁻a × e⁻b लिख सकते हैं हम। तो आप देखो क्या कर सकते हो, e⁻st × e⁻st/2 लिख सकते हो उसको। मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, देखो e⁻st × e⁻st/2 माइनस क्या लिखोगे, e⁻st × e⁻st/2। ये आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो आराम से। उसके बाद देखो e⁻st कॉमन है दोनों से, और हमारा बात बन गई यहां पर, क्यों, क्योंकि हमें e⁻st चाहिए था। तो e⁻st कॉमन, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आप देखो e⁻st/2 माइनस e⁻st/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ts। तो यहां पर अब आप क्लियरली देख पा रहे हो e⁻st हमें मिल गया, इसका मतलब हमारी बात बन गई यहां पर। तो e⁻st क्या कहलाएगा यहां पर, आइगन फंक्शन, और ये क्या कहलाएगी आपकी आइगन वैल्यू। जो भी e⁻st के साथ मल्टीप्लीकेशन में आपको दिखाई देगा वो कहलाएगा आपका आइगन वैल्यू। अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहां पर हमने सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है, आइगन फंक्शन हमने प्रूफ कर लिया है। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम का प्रोसेस वही रहेगा जो हमने पहले क्वेश्चन में आज देखा हुआ है। तो बेसिकली मैंने सब कुछ हटा दिया है, लेकिन आइगन वैल्यू मैंने यहां रहने दी है, ताकि जब हम अभी थर्ड प्रॉब्लम से कैलकुलेट करें आइगन वैल्यू को दोबारा, तो सेम आंसर आप ऑब्जर्व कर पाओ। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम ht होती है, ht का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी अगर आप लोगे तो आपको आइगन वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान से देखो, अगर हम यहां पर थर्ड प्रॉब्लम में hs कैलकुलेट करने के लिए जाए तो hs का फॉर्मूला, लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, -∞ से +∞ ht e⁻ -st dt। ठीक है, ये होता है आपका लाप्लास का फॉर्मूला।
तो यहां पर अब आप देखोगे अगर, तो आप क्या लिख सकते हो, ht जो है आपका वो -t/2 से +t/2 तक है, उसके बाहर वो 0 है। तो आप क्या लिखोगे, लिमिट -t/2 से लेकर +t/2 तक। ht की वैल्यू कितनी है, 1/t है, तो आप लिखोगे 1/t और e की पावर -st जो पहले से था वो एज इट इज हो जाएगा। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है 1/t आउटसाइड, क्योंकि कांस्टेंट है, आपको पता ही है t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो e की पावर -st का क्या हो जाएगा, e की पावर -st डिवाइडेड बाय -s, लिमिट है -t/2 से +t/2। तो यहां पर देखो, जब भी आप अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट t/2, तो क्या मिलेगा, t की जगह पुट करना है, ध्यान रखना, e की पावर -st/2, ठीक है। तो यहां पर 1/t आपका बाहर है, नीचे -s है, तो क्या मिलेगा, e की पावर -st/2, फिर लोअर लिमिट के लिए सामने माइनस साइन लगाओगे और -t/2 पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा, e की पावर st/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि नीचे -s है, तो माइनस साइन से जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में, और बाहर आ जाएगा 1/ts, सेम आंसर। आप देख लो, e की पावर st/2 प्लस में था, ये माइनस में था, बाहर क्या था, नीचे ts। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हो। तो आई होप ये जो आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन का कंप्लीट कंसेप्ट है आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिफरेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, लेकिन आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन में जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लर्न करवाया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, DTFT, लाप्लास और Z में इनका यूज, वो आपको ना जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन LTI सिस्टम से रिलेटेड ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आज आपको कराई हैं वो आप माइंड में लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।